जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जीएस के टॉप 1500 क्वेश्चन के डे 6 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने 75 क्वेश्चन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे तुरंत देखिएगा। दोस्तों, यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, इस प्रकार के वीडियोस आपको प्रतिदिन मिलेंगे शाम को 3 बजे अर्थात 3 PM पर। तो अगर आपको ये क्लास निरंतर देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होने पाए। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 76। यहां पर क्या दिया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ पर 3 विकल्प दिए। अब इन 3 विकल्प में आपको बताना है कौन सा विकल्प या फिर कौन सा ऑप्शन या कितने ऑप्शन सही होने वाले हैं। पहला पॉइंट दिए, हका काबू राजी म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो हका काबू राजी म्यांमार में स्थित है और ये सबसे ऊंचा पर्वत भी है। तो बिल्कुल सही पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। अगला पॉइंट है, गंगखर पुएंसम भूटान की सबसे ऊंचा पर्वत है। ये देखिए, गंगसर पुएंसम की अगर बात करेंगे तो ये भूटान की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, बिल्कुल सही है। आगे नौसाक अफगानिस्तान का उच्चतम बिंदु है। अगर नौसाक की बात करेंगे तो अफगानिस्तान का हाईएस्ट पॉइंट है, ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। तो इसमें जितने पॉइंट दिए गए 3 के तीनों सही हैं, तो आपका उत्तर बनेगा विकल्प सी। विकल्प सी क्यों? क्योंकि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 77 की ओर। 77 नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको बताना है कि इसमें जो पॉइंट दिया गया इसमें कौन सा गलत है। पहला पॉइंट दिया, 49वीं समानांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम की सीमा रेखा है। देखिए, यही चीज यहाँ पर इंग्लिश में दिया है, 49th पैरेलल लाइन। ये क्या है, बॉर्डर बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम। तो देखिए, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 49वीं समानांतर रेखा नहीं बल्कि 17वीं समानांतर रेखा इसकी सीमा है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे दिया है 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य की सीमा रेखा है। तो ये बिल्कुल सही है, 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य की सीमा है। आगे दे रखा है 17वीं समानांतर रेखा। देखिए, 17वीं समानांतर रेखा कहाँ की है, ये तो आपकी उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम की है। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा की सीमा रेखा है। तो ये भी गलत हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा रेखा 49वीं होती है। तो यहाँ पर ये इसका सही बनेगा। आपको गलत बताना था कौन कौन सा गलत है, तो पहला और तीसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा विकल्प ए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 78 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। अब देखिए, इसमें है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब सही विकल्प कौन सा होने वाला है, चलिए देखते हैं। यहां पर दिया है राज्य और यहां पर दिया है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। तो किस राज्य में कौन सा पर्वत शिखर सबसे ऊंचा है? बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में कांगटो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ये सही पॉइंट है। आगे दिया जा रहा है कर्नाटक। कर्नाटक में मुल्लाय नागिरी है ना, मुल्लाय नागिरी सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है, ये भी बिल्कुल सही है, या शिखर की बात करेंगे। आगे देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर दिया सिक्किम। सिक्किम में फांगपुई दिया है, जबकि फांगपुई सिक्किम में नहीं है। फांगपुई कहाँ पर है, फांगपुई मिजोरम में। तो सबसे ऊंची श्रृंखला जो फांगपुई है ये मिजोरम की है, न कि सिक्किम की है। तो ये गलत हो जाएगा। आगे दिया है देवमाली। देवमाली मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि ये उड़ीसा की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा तो यहाँ पर सही है, लेकिन तीसरा और चौथा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर बनेगा विकल्प ए। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 79 अर्थात 79 में क्या दिया, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा विकल्प सही है। देखिए, सबसे पहले दिया लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में
यहाँ पर है मालमिस जनजाति, तो मालमिस जनजाति लक्षद्वीप में पाई जाती है, ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। आगे दिया पंजाब, पंजाब में दे रखा है सांसी जनजाति, तो पंजाब जो है पंजाब में सांसी जनजाति पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। आगे दिया है गोवा, गोवा में दे रखा है ओंग जनजाति। देखिए ओंग जनजाति गोवा में नहीं पाई जाती है, अगर गोवा की बात करेंगे तो यहाँ पे ढोडिया जनजाति, वर्ली जनजाति पाई जाती है। आपको एक चीज कमेंट करना है कि ओंग जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। आगे देखिए अगला पॉइंट यहाँ पर दिया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर दिया है सेंटिनलीज जनजाति, तो सेंटिनलीज जनजाति ये भी बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखिए आपको सही उत्तर बताना था, तो पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पर सही होगा, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 80। 80 में क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। देखिए सबसे पहले दिया है वर्ष 1978 में मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में मिट्टी बचाओ आंदोलन को तवा बांध के कारण होने वाले जल जमाव और लवणता के खिलाफ शुरू किया गया था। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, ये जो होशंगाबाद जिला में मिट्टी बचाओ अभियान चलाया गया था, ये 1978 में नहीं चलाया गया था, ये 1977 में चलाया गया था। तो सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पर यही गलत हो जाएगा, है ना। अब ये तवा बांध के कारण होने वाले जल जमाव और लवणता के खिलाफ चलाया गया था, ये बात सही है ना। तो ये विकल्प गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे 1978 दिया, जबकि ये कब चालू किया गया, तो 1977 में। लियोपोल्ड मैट्रिक्स पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन पद्धति से संबंधित है, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। तो यहाँ पर सिर्फ दूसरा सही है, तो इस तरह से इसका उत्तर बनेगा विकल्प बी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 81 क्या दिया, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होने वाला है। तो पहला पॉइंट दिया है हवा में रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर्स का आकार 5 माइक्रोन से कम होता है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हवा में रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर्स होते हैं उनका साइज 5 माइक्रोन से कम होता है, तो ये बिल्कुल सही आकार बताया जा रहा है, 5 माइक्रोन से कम होते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया है मोनोक्लाइमैक्स सिद्धांत का विकास चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। देखिए यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि मोनोक्लाइमैक्स सिद्धांत, इसका जो विकास किया था चार्ल्स डार्विन ने किया था, चार्ल्स डार्विन ने नहीं किया था। मोनोक्लाइमैक्स सिद्धांत का जो विकास किया था ये फ्रेडरिक एडवर्ड क्लैमेट्स ने किया था, है ना, ये एडवर्ड क्लैमेट्स ने किया था, तो इसको याद रखिएगा, ये गलत हो जाएगा। अगला पॉइंट है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषी स्तर सर्वाहारी का होता है। देखिए ये बोला जा रहा है कि कोई भी जब हम लोग बात करेंगे जो उच्चतम पोषी स्तर है ये हमेशा सर्वाहारी होगा, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। देखिए जो प्राथमिक यहाँ पे पोषक स्तर की बात हो रही है, जो प्राथमिक होते हैं सिर्फ वही शाकाहारी होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, सब सर्वाहारी होते हैं। तो विकल्प पहला और तीसरा यहाँ पर सही दिख रहा है, तो विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 82। 82 में यहाँ पर क्या दिया है, रुकिए ये क्या हो रहा है, चलिए यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। अब देखिए इसमें क्या क्या डेटा दिया है, क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है। एगमार्क एक प्रमाणीकरण चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पर लगाया जाता है। देखिए एगमार्क की बात करेंगे तो एक ऐसा साइन होता है जो ये मतलब प्रमाण देता है कि एक खाद्य पदार्थ शुद्ध है या फिर उसकी विश्वसनीयता का प्रमाण देता है। तो यहाँ पर ये भारत में कृषि या खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है, बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है एगमार्क चिन्ह वाले उत्पादों से कुछ मानकों को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया है ये मानक भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। अब देखिए ये बोला जा रहा है कि जो ये मानक है ना भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं, जबकि ये गलत है ना। यहाँ पर बात हो रहा है देखिए खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है, तो ये होता है विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा, है ना। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगले पॉइंट की बात करेंगे एगमार्क का उपयोग कृषि उपज अधिनियम 1937 द्वारा नियंत्रित होता है, जिसे 1986 में संशोधित किया गया था। तो जो एगमार्क का उपयोग है ये बिल्कुल सही 1937 द्वारा नियंत्रित होता है और इसमें 1986 में संशोधन भी किया गया था, तो ये भी सही हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और चौथा इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। देखते हैं फ्रेंड्स कौन सा विकल्प है। तो पहला, दूसरा और चौथा विकल्प सी में दिख रहा है, तो इसका उत्तर विकल्प सी हो जाएगा।
चलिए प्रश्न संख्या 83 को देखते हैं। 83 में दिया है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। सबसे पहला पॉइंट यहां पर दिया पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई वैश्विक हेक्टेयर है। मतलब देखिए पारिस्थितिकी पदछाप इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इसका जो यूनिट होने वाला है ये ग्लोबल हेक्टेयर बोला जा रहा है। तो ये बिल्कुल सही पॉइंट यहां पर दिया गया। दूसरा पॉइंट यहां पर क्या दिया है, अर्नेस्ट नेस ने वर्ष 1973 में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। देखिए अर्ने नेस ने क्या किया था, गहन पारिस्थितिकी मतलब डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था 1973 में। बिल्कुल सही पॉइंट होगा, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। अगला पॉइंट यहां पर दिया नीदरलैंड विश्व का प्रथम कार्बन नेगेटिव देश था। देखिए यहां पर यह कहा जा रहा है कि नीदरलैंड विश्व का प्रथम कार्बन नेगेटिव देश था, जबकि नीदरलैंड नहीं भूटान विश्व का प्रथम कार्बन नेगेटिव देश था। तो ये पॉइंट यहां से गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा सही है, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 84। 84 में क्या दिया है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहां पर दिया जून 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की थी। देखिए जून 2008 की बात करेंगे तो उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, ये बात सही है। और उन्होंने पहली राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की थी, ये भी यहाँ पर सही तथ्य है। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, मांडोवी नदी में स्थित चोराओ द्वीप है ना सबसे अच्छे मैंग्रोव वनों में से एक है और वहां गोवा में पाई जाने वाली अधिकांश प्रजातियां पाई जाती, ये भी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों अब आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया है सूरजमुखी के बीज में अक्सर आर्गेमोन बीज की मिलावट की जाती है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि सूरजमुखी के बीज में आर्गेमोन की बात करेंगे तो इसकी मिलावट सरसों के बीज में की जाती है, न कि सूरजमुखी में। तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा सही है। चलिए देखते हैं कौन सा विकल्प उत्तर में बनेगा। तो यहाँ पर विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर दिख रहा है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 85। 85 में क्या पॉइंट दिया गया, देखिए 85 में यहाँ पर पॉइंट दिया गया निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। दिया है जेनॉन एक अक्रिय और गैर ज्वलनशील गैस है जिसका उपयोग मौसम संबंधी अवलोकनों के लिए गुब्बारे भरने में किया जाता है। देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो जीनॉन है ना, जीनॉन की बात किया जा रहा है, ये एक अक्रिय और गैर ज्वलनशील गैस है जिसका उपयोग मौसम संबंधी आकलनों हेतु गुब्बारे में भरने में किया जाता है। तो गुब्बारे में हीलियम गैस भरा जाता है, न कि जीनॉन भरा जाता है। हीलियम भरा जाता है, तो ये पॉइंट यहाँ से गलत हो जाएगा। अगला पॉइंट दिया एकीकृत कीट प्रबंधन में कीटों के विरुद्ध व्यवहारिक, भौतिक, यांत्रिक, रासायनिक और जैविक तरीकों जैसे उपाय करना शामिल है। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें दूसरा पॉइंट से विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 86 यहाँ पर क्या दिया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है ना ने जनवरी 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत किया था। बिल्कुल सही पॉइंट है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम सभी हितधारकों को शामिल करके 24 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के 131 शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों पॉइंट यहाँ पर सही है। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। चलिए दोस्तों अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 87 मतलब 87। 87 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। यहाँ पर दिवस दिया गया और यहाँ पर डेट दिया गया कि किस दिन मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को, बिल्कुल सही है। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को, बिल्कुल सही है। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। और इसके बाद राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी, ये भी सही है। सब के सब सही है, यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा कि जो चारों मैचिंग है बिल्कुल सही की गई है। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 88 पर। 88 में क्या दिया, ई पाठशाला एक वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप है जिसे नवंबर 2015 में निम्नलिखित में से किस संगठन या संस्थान द्वारा विकसित किया गया था। देखिए ई पाठशाला की बात किया जा रहा है, एक वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन है। इसके संबंध में कुछ चीजें दी गई हैं, आपको बताना है इसमें से कौन कौन सा सही है। देखिए केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान है ना, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ने इसे बनाया था, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट यहां पर दिया जाए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद मतलब NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये भी सही है। फिर शिक्षा मंत्रालय इसमें शामिल नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा यहां पर सही होगा, तो विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा।
दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 89 में क्या दिया, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष से पहले भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन से 40% स्थापित बिजली क्षमता का अपना लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया है। देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भारत ने एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि गैर जीवाश्म ईंधन ये कितना से बिजली प्राप्त करने की क्षमता ये कितना करेंगे, ये करेंगे 40%। इसे समय से पहले ही हासिल कर लिया, तो ये पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो इसका सही उत्तर बन जाएगा 2030, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 90, यहाँ पर 90 में दिया है किसी अधिवास के जनगणना नगर होने के लिए कुछ शर्तों के संबंध में सही विकल्प चुने। मतलब ये आपको बताना है कि कोई भी अधिवास है जिसे जनगणना नगर अगर घोषित किया जाना है तो उसमें क्या चीजें होनी चाहिए, आपको बताना है कौन सा सही है। सबसे पहला पॉइंट, उस अधिवास का जनसंख्या घनत्व तो कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी होना चाहिए, सही पॉइंट है। उस अधिवास में पुरुषों की मुख्य कार्यकारी जनसंख्या का कम से कम 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न होना चाहिए, ये भी सही है। उस अधिवास में न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए, ये भी सही है। तो तीन के तीनों सही है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास के ये 15 क्वेश्चन रहे, है ना। क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस प्रकार के वीडियोस अगर आप निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं तो यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन और अपडेट्स हों आप तक टाइम से पहुंच सके। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।